Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to study in this nuclear physics class is collective model. हम न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये बात की थी कि ये जो मॉडल्स हैं दीज आर हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं या उससे कैसे हम एनर्जी स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का पता चला सकते हैं, उसके लिए हमने मुख्तलिफ मॉडल्स को स्टडी किया फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे पहले मॉडल हमने पढ़ा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके बाद हमने शेल मॉडल की बात की और आज हम बात करेंगे थर्ड वन कलेक्टिव मॉडल की। इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमने ये देखा था कि वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था कि क्या न्यूक्लियस में कोई एनर्जी स्टेट्स हैं या नहीं। ना वो पैरिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे पा रहा था, ना वो एनर्जी के बारे में दे पा रहा था, ना वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में दे पा रहा था। फॉर दिस पर्पस शेल मॉडल को स्टडी किया गया और वो पेश किया गया और हमने शेल मॉडल को जब देखा तो हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पैरिटी एनर्जीज और मुख्तलिफ जो फिनोमिनाज थे जैसे डायपोल मोमेंट्स वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसीज शेल मॉडल में भी मौजूद रही। वो ये कि जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट थी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी, न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट को कम्प्लीटली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हुआ क्या कि जो डब्ली मैजिक नंबर्स थे उसमें जो ऑब्जर्व्ड और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज आई उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया और ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी वो कम थी और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसकी वजह से हमने ये कहा कि जो शेल मॉडल था वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया इन स्पेसिफिक डबल मैजिक नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए या न्यूक्लियाई के लिए। तो फिर एक और मॉडल की ज़रूरत पेश आई और इसके अलावा शेल मॉडल ये भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि क्या आपके पास जो न्यूक्लियस है क्या उसमें डिफॉर्मेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, ये डिफॉर्म न्यूक्लियस किस किस्म के एनर्जी लेवल्स रखता है। और आप पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट 2 आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से सब, तो उसमें यकीनन आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपके और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स भी आपने पढ़ा जिसमें आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं उनकी एक ही ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती, उनकी वाइब्रेशनल मोशन भी होती है और उनकी रोटेशनल मोशन भी होती है। तो शेल मॉडल ने हमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन क्वालिटेटिव मॉडल में हम देखेंगे कि हमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज या इनकी वजह से जो डिफॉर्मेशंस हो रही हैं, जो पर्टर्बेशंस हो रही हैं, वो भी पता चलेंगे। मतलब बेसिकली आपने भी जो पर्टर्बेशन वाला टॉपिक हमने क्वांटम की क्लास में पढ़ा है वो भी इस पर अप्लाई होगा कि किस तरीके से आप क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करते हैं कि जो न्यूक्लियाई हैं वो डिफॉर्म हो रहे हैं और उनकी डिफॉर्मेशन की वजह से उनकी शेप डिफॉर्मेशन भी हो रही है और फिर उसकी वजह से कौन कौन सी एनर्जीज जो है एक्स्ट्रा वो ऐड हो रही हैं और हमें कैसे कौन से करेक्शन फैक्टर्स को ऐड करना चाहिए। कलेक्टिव मॉडल आपके पास दोनों ही किस्म की मॉडल्स पे बेस्ड है। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल को भी इस्तेमाल करता है उसकी जो रिजल्ट्स हैं और शेल मॉडल को भी। मतलब ये कहता है कि आप इंडिपेंडेंटली ना तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल को कम्प्लीटली फेल करार दे सकते हैं ना शेल मॉडल को। आपको दोनों मॉडल्स को साथ लेके चलना है और दोनों ही असम्पशंस को फॉलो करते हुए को रिजल्ट्स निकालने हैं। तो टू टाइप्स के जो इफेक्ट्स हैं कलेक्टिव इफेक्ट्स हैं जो न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन में होते हैं और वो है आपके पास कलेक्टिव ऑसिलेशंस एंड रोटेशंस। ऑसिलेशंस आप वाइब्रेशंस को भी कहते हैं क्योंकि बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन की ही काइंड है ऑसिलेशंस, टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट द मीन पोजीशन। इसी को ही आप ऑसिलेशन कह सकते हैं, इसी को ही आप वाइब्रेशन कह सकते हैं। और ऑसिलेशंस की जब आप बात करते हैं तो इतने छोटे लेवल पर आपके पास बात आती है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की। तो ये जो न्यूक्लियाइज होते हैं दे आर बिहेविंग लाइक स्मॉल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स और फिर उसके बाद इनके पास जो एनर्जीज होती हैं वो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली होती हैं। उसी की बेस पर हमने कल जब डिस्कस किया था शेल मॉडल तो उसमें भी हर एक एनर्जी लेवल में एक खास अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो बिहेव कर रहे हैं छोटे छोटे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह और उनकी खास फ्रीक्वेंसीज भी हैं। आज हम देखेंगे कि कल हमने न्यूक्लियॉन्स की बात की थी और हमने ये बात की थी कि दे आर ऑसिलेटिंग
विद सम फ्रीक्वेंसीज ओमेगा। तो आज इनकी वाइब्रेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन का हम जिक्र करेंगे। अब कलेक्टिव मॉडल जो है दिस कंबाइंस बोथ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड शेल मॉडल। ये कहता है कि ऑन द होल जो बिहेवियर है लिक्विड का, जैसे हमने लिक्विड ड्रॉप की बात की थी कि जब लिक्विड ड्रॉप के ऊपर बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप की शेप चेंज होती है। ये जो चेंज ऑफ द शेप है इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन, और इस डिफॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे अब इस कलेक्टिव मॉडल। सिमिलरली जो बेसिकली जो न्यूक्लियर पोटेंशियल होता है पूरा का पूरा, इट इज ड्यू टू द फिल्ड कोर शेल्स। मतलब सेंट्रल जो पोर्शन है न्यूक्लियस में भी, जिसको आपने कोर रीजन कहा हुआ है, जिसमें बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनको आप कोर शेल्स कह रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूक्लियॉन्स भी हैं जो बाउंडेड नहीं है। जो बाउंडेड नहीं है वो आपके पास इंडिपेंडेंटली मूविंग न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि अनफिल्ड शेल्स में मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोर पोटेंशियल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एटम में होता है कि सेंटर में कोर होती है आपकी, कोर में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर बाउंडेड। और इसके अलावा जो बाहर आपके पास कुछ ऐसे बाहर वाले शेल्स होते हैं जिनमें, जिनको आप वैलेंस शेल्स कहते हैं, जिस जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, जो अनफिल्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन भी कर सकते हैं, वो आयनाइजेशन भी आप उनसे कर सकते हैं। तो सिमिलरली न्यूक्लियॉन्स का भी केस है। तो जो पोटेंशियल जिसने इनको बांध के रखा हुआ है न्यूक्लियस में, वो कोर पोटेंशियल है, और उसी की वजह से ये अपने अनफिल्ड या फिल्ड स्टेट्स जहां पर भी मौजूद है पाए जाते हैं। अब ये जो पोटेंशियल है ये जरूरी नहीं है कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक रहे, ये डिफॉर्मेशन भी कॉज कर सकता है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके पास जो न्यूक्लियस की शेप है वो स्फेरिकल की बजाय कुछ एलोंगेटेड भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है, और उसको फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी शेप्स वो चेंज कर सकता है। ये आउटर वैलेंस वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं और इसके अलावा जो कोर में जो न्यूक्लियॉन है, ये आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो इनके इंटरेक्शन की वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये जो डिफॉर्मेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी मोशन, कलेक्टिव मोशन कैसी है। और इसको फिर हम रिलेट करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के साथ। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंगली दो तरह की मेजर कलेक्टिव मोशंस हो सकती हैं, एक होती हैं वाइब्रेशंस और एक होती हैं रोटेशंस। वाइब्रेशनल मोशन कहाँ आती है कि जब जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हुए टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अपनी मेन पोजीशन के अराउंड, तो दिस विल बी कॉल्ड एज वाइब्रेशन। और अब क्या होगा कि एक खास एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उनको वाइब्रेटरी मोशन के दौरान कुछ एनर्जी मिलती है वाइब्रेशनल स्टेट की, और वो लोअर स्टेट से शेल मॉडल के अकॉर्डिंगली किसी लोअर लेवल से हायर मॉडल तक नहीं जा पा रहे हैं, तो लोअर और हायर ऑर्बिटल के दरमियान में भी कुछ एनर्जी स्टेट्स होंगी, और ये एनर्जी स्टेट्स होंगी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स। सिमिलरली वाइब्रेशनल स्टेट्स जो हैं वो आपको ये बताएंगी वाइब्रेशनल एनर्जीज और स्टेट्स की किस किस शेप की डिफॉर्मेशन हो रही है। मतलब न्यूक्लियॉन्स जो है वो कैसे मूव करें, कभी वो सर्कल में मूव करेंगे, कभी वो एलिप्स में मूव करेंगे, कभी वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें आपको 3 छोटे छोटे सर्कल जुड़े हुए नजर आएंगे, कभी वो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, कभी वो मतलब मुख्तलिफ जो ऑक्टापोल्स और ये डायपोल्स, इस तरह की आपको मुख्तलिफ शेप्स नजर आएंगे न्यूक्लियस की। ये सब सारा कुछ हो रहा होता है वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स और सरफेस ऑसिलेशंस की वजह से, क्योंकि बेसिकली जो सरफेस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स हैं वही ऑसिलेट करते हैं, और जो बबल की जो शेप है या ड्रॉप की जो शेप है वो चेंज होती रहती है, वो हमेशा स्फेरिकल नहीं रहती। अब वैसे भी किसी जगह पर एक ड्रॉप देखें और उस ड्रॉप में पानी को ना आहिस्ता आहिस्ता इंसर्ट करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि पहले वो एक बिल्कुल सफियर था, जब अब डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी ना तो थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स और जाएंगे तो वो लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा, लंबा होता होता आखिरकार वो टूट जाएगा। तो ये सब कुछ किस वजह से होता है, सरफेस ऑसिलेशंस होती हैं, बाहर से जो सरफेस पे बैठे होते हैं ना मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियॉन्स, वो कर रहे होते हैं ये सारा काम, क्योंकि वो फ्री टू मूव होते हैं। बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स तो एक खास जगह पर ही बस ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो वैलेंस न्यूक्लियॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली काफी दूर तक। उनके ऊपर पोटेंशियल कम अप्लाई हो रहा होता है, तो दैट्स वाई वो ज्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं। सिमिलरली जब डिफॉर्म हो जाती है शेप, तो डिफॉर्म्ड शेप की जो रोटेशन है उसकी वजह से रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स भी होती हैं, और वो भी हम इस वो भी कलेक्टिव मोशन का हिस्सा बनती है। अब हम आते हैं वाइब्रेशन की तरफ कि वाइब्रेशन क्या है।
आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है, आप उसको प्रेस करें, वो इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, और उसकी जो शेप है वो डिपेंड करेगी कि आपने कितना उसके ऊपर फोर्स लगाई हुई है। आप उसको स्क्वीज करें, वो थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाएगा और वो एक्सपेंड होगा किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वो आपके पास हॉरिजॉन्टल साइड पे भी हो सकता है और वो वर्टिकल भी हो सकता है। ये देखेंगे अगर यहाँ पर एक सफियर होता तो वो ऐसे एक गोल सी शेप होती, लेकिन अगर हम यहाँ को पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से इसकी शेप देखिए आपके पास एलोंगेट होना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर अगर मजीद इसको करें तो ये बिल्कुल डिफॉर्म हो गया है, ये आपके पास टूट गया है, दरमियान से फट गया है ये ड्रॉप। तो आपके पास बेसिकली क्लोज शेल के करीब स्फेरिकल सरफेस जो है वो डिफॉर्मेबल है। और ये डिफॉर्मेबल कैसे होती है कि जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं दे ऑसिलेट अबाउट द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के पास पास एक्साइटेड स्टेट्स ऑसिलेट करती रहती हैं, यानी जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन में हर वक्त हैं। जैसे ही उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है वो किसी भी हायर स्टेट में जा सकते हैं, और अगर वो अपनी रिक्वायर्ड स्टेट में ना जाए तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स बना लेते हैं। अब इन वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स की बेस पर जब हम स्पेशली बात करते हैं इवन इवन न्यूक्लियाई की, तो वो प्रॉपरली स्फेरिकल है, वो बिल्कुल स्फेरिकल है। और उसमें जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अकॉर्डिंगली जो जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो इक्विलिब्रियम में है। वहां पर जो डिफॉर्मेशन है वो स्टैटिक डिफॉर्मेशन है, और यहाँ पर हम कहते हैं किस वजह से, ड्यू टू कूलम रिपल्शन। और ये किस केसेस में होता है, जब आपके पास मास नंबर लेस देन 150 होता है, तो इस केसेस में जो डिफॉर्मेशन है वो नेग्लिजिबल होती है, और जो शक्ल है ना इसकी, या शेप जो है न्यूक्लियस की, वो आइडली स्फेरिकल होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस नंबर से ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होते जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जो डिफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर अब इवन इवन न्यूक्लियाई को तोड़ के किसी और स्टेट में चले जाएं, न्यूक्लियॉन्स ज्यादा हो जाएं, तो फिर क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। ये जो वाइब्रेशंस हैं इनको आप शेप वाइब्रेशंस कह सकते हैं। ये फिर मुख्तलिफ मॉड ऑफ वाइब्रेशंस इनके अकॉर्डिंगली बनती हैं, जैसे फर्स्ट मॉड, सेकंड मॉड। जैसे अभी आप क्वांटम मैकेनिक्स में हमने जीरो मॉड करेक्शन, फर्स्ट मॉड करेक्शन, सेकंड मॉड करेक्शन पढ़ी है, तो ऐसे ये जो पर्टर्बेशंस आती हैं फिर उनको करेक्ट करने के लिए हमें ऐड करनी पड़ती हैं सारी वैल्यूज। तो एवरेज शेप जो स्फीयर न्यूक्लियस की है वो स्फेरिकल है, लेकिन इंस्टेंटेनियस जो शेप है ना वो स्फेरिकल नहीं है, यानी किसी भी लम्हे पे उसकी किसी भी किस्म की हो सकती है। ये देखें, ये हमारे पास इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से हम हर न्यूक्लियॉन का जब डिस्टेंस लेते हैं ना तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप बन जाती है। और ये जो आर एवरेज है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा एंड फाई। थीटा आपके पास वो एंगल है जिसके साथ ये आपके पास जो बन रहा है ये एक्स और वाई के दरमियान में, और फाई आपके पास एंगल 0 से 180 के दरमियान हो सकता है। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो आर एवरेज है ये वो एवरेज डिस्टेंस है जो सब न्यूक्लियॉन्स का है ओरिजिन से, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। और जब आप किसी एक आधे न्यूक्लियॉन की बात करेंगे तो इट विल डिपेंड ऑन टाइम एंड इट इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। अब दूसरी हमने बात की है कि इंस्टेंटेनियसली ये स्फेरिकल नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पर ये देखें ये सर्कुलर हो सकती है जैसे ये हुई हुई है, मतलब डिफॉर्मेशन इसमें पॉसिबल है। डिपेंड हो कर रहा है ये कि मतलब कितना पोटेंशियल जो है इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं कि हम ये जो इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं थीटा और फाई पर, उनको स्फेरिकल हार्मोनिक्स की टर्म में लिख लेते हैं। और स्फेरिकल हार्मोनिक की टर्म में लिखने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम आम तौर पर जो फंक्शन स्फेरिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक्ट कर रहे होते हैं उनके लिए हम लेते हैं YLM, अल्फा LM, साथ में दिस समेशन इज अप्लाइड ऑन YLM होता है। L यहाँ पर होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, और M भी एंगुलर मोमेंटम के लिए ही होता है। जैसे अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो उसके लिए L आएगा और साथ में आएगा M, और साथ में आएगा M। ये YLM क्या है, यहाँ पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है सारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स का।
जैसे आइगन स्टेट्स की बात करते हैं, जितनी भी आइगन स्टेट्स आपके पास एंगुलर मोमेंटम की होंगी एल और एम वाली, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम जब लेते हैं तो दिस बिकम्स इक्वल टू समेशन वाई एल एम। लेकिन इस केस में हम इस एल एम को रिप्लेस कर देते हैं लेमडा और म्यू से। म्यू यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है और लेमडा जो है यहाँ पर आइगन वैल्यू है, या ये ऑर्डर हमें देगा, बताएगा एनर्जी का कि हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है यहाँ, या एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। ये वैल्यू हमें लेमडा से मिलेगी। क्योंकि न्यूक्लियस में आपके पास पैरिटी इसकी होती है और इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री चल रही होती है, दैट्स व्हाई लेमडा व्यू विल नॉट बी इक्वल टू लेमडा, विल बी इक्वल टू लेमडा माइनस म्यू। अब जितनी भी इसकी वाइब्रेशंस हैं उसके लिए हमें ये अपना जो ये वेव फंक्शन मौजूद है और एवरेज जो कि इंडिपेंडेंट है टाइम के, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, और इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जबकि फर्दर जो वैल्यूज हैं वो लैम्डा और म्यू के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। हम इन वैल्यूज को इसमें ऐड करते जाएंगे और हमें नेक्स्ट कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी। फॉर ग्राउंड स्टेट जहां पर लैम्डा जीरो है, इस केस में हम इसको कहते हैं मोनोपोल। मोनोपोल पोल में क्या होता है कि ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ना, इट इज स्फेरिकल, इट इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड, इस मॉड में आ गया ये लोएस्ट एक्साइटेशन फॉर्म है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इस वाइब्रेशन की वजह से नहीं मिल रही है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ये ऑलमोस्ट कुछ 80, और ये आपके पास A1 की -3 जो है ये रेडियस की टर्म है, इसके बराबर है। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और ये आपके पास उन न्यूक्लियाइज के लिए होता है जिसमें जो उनका मैस नंबर है इट इज ग्रेटर देन 40। इस केस में जो न्यूक्लियाई है वो ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में होने की वजह से उसकी जो शेप है, इक्विलिब्रियम शेप की वजह से कोई उसमें वाइब्रेशंस नहीं है और वो स्फेरिकल है। ठीक है जी। अब मतलब इस टाइम तक कोई उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आई। जब हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी की बात करते हैं जहां पर लैम्डा की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो हम लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं 1। लैम्डा की वैल्यू को 1 पुट करने के बाद आर एवरेज की वैल्यू वही रहेगी जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म बराबर होती है 1/√4 पाई। तो यहाँ पर आपके पास अब आपने ये वैल्यूज लगा ली लैम्डा की, उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज m होंगी, यानी 1, -1 और 0 तीन होंगी इसकी म्यू की वैल्यू 1 की, क्योंकि म्यू आपके पास वही काम कर रहा है जो आपके पास l और m में m कर रहा होता है। अच्छा जी, 1, 0 और -1 आ गई। अब इन वैल्यूज को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये अल्फा 1 म्यू तो आपके पास 0 है और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगी, और यहाँ से ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म आ गई। अब ये रिलेशनशिप आपको क्या बता रहा है? ये रिलेशनशिप आपको ये बता रहा है कि इन केस लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल की तरह बिहेव करने का मकसद क्या है कि ये जो एवरेज एनर्जी है ना इसकी ऑन द होल ही या तो आगे होती है या थोड़ी सी पीछे होती है, यानी सेंटर ऑफ मैस जो न्यूक्लियस का ना वो चेंज हो रहा है। इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियस जो है वो उसकी शेप को चेंज नहीं कर रहे, ओवरऑल ही न्यूक्लियस या तो कुछ आगे आ रहा है या कुछ पीछे जा रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन पूरे न्यूक्लियस में स्टार्ट हुई हुई है। न्यूक्लियस ही मूव कर रहा है, कभी कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो इस केस में भी आपके पास डिफॉर्मेशन इसकी वजह से नहीं होती है, और आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है ना, इट इज मूविंग हेयर एंड देयर, वो कभी एक डायरेक्शन में जा रहा है कभी दूसरे में जा रहा है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये फिर जरा डिफरेंट होगी होल न्यूक्लियस की, मतलब इसकी वजह से ये किसी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता, ये एक नॉर्मल सी एनर्जी है और इस एनर्जी को लेकर न्यूक्लियस सिर्फ दाएं बाएं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। लेकिन इस केस में आप ये कह सकते हैं कि द डाइपोल मॉड कोरिस्पॉन्ड्स टू एन ओवरऑल ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। यानी अभी जो मैंने बात की थी कि आपके पास सेंटर ऑफ मैस चेंज होता है, मतलब पूरा का पूरा जो फ्लूइड है न्यूक्लियस का वो चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ी अपनी जगह चेंज कर लेता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्लूइड है दे ऑसिलेट अगेंस्ट ईच अदर आउट ऑफ द फेज। आउट ऑफ द फेज वो एक दूसरे के अगेंस्ट ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और ये बहुत हाई एनर्जी पे हो रहा होता है जिसको आप 10 से लेके 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी हो तो फिर ये काम हो रहा होता है। और इस केस में
आपके पास L की वैल्यू 1 होती है और आपके पास जो क्वांटम नंबर्स हैं वो भी 1 आएगा, और इन केस ऑफ इवन न्यूक्लियाई एनर्जी जो है ये यहाँ पर ये 10 to 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही निकलेगी। और दिस इज अबव द ग्राउंड स्टेट विच इज क्लोज टू द मोनोपोल रेजोनेंस। मोनोपोल रेजोनेंस के करीब करीब इसकी एनर्जी होती है, और ग्राउंड स्टेट से बेशक ये ऊपर है लेकिन एक्साइटेड स्टेट से ये नीचे है, मतलब अब न्यूक्लियस जो है आपका एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। अब अगर इसी मॉडल को हम थोड़ा और क्वाड्रोपोल वाइब्रेशंस की तरफ चलें, यानी लैम्डा की वैल्यू को हम 2 पुट करें, हम सेकंड ऑर्डर पे आते हैं। इन दिस केस जब हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाती हैं। मुख्तलिफ वैल्यूज के अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है उसमें हम ये देखते हैं कि अब क्वाड्रोपोल वाइब्रेशन की वजह से जो स्फेरिकल सिमेट्री है वो चेंज हो गई है, बल्कि वो एक एलिप्सॉइडल किस्म की सिमेट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपको एलिप्सॉइडल किस्म की शेप नजर आती है, यानी शेप जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गई है। ये क्यों होता है? क्योंकि अब जो क्वाड्रोपोल की वाइब्रेशंस है उसकी वजह से क्वांटाइजेशन स्टार्ट हो गई है। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से फोनॉन बन जाते हैं, फोनॉन को हम ले सकते हैं। अब फोनॉन क्या होता है? जैसे फोटोन है ना आपके पास, वो है एक एनर्जी पैकेट। मतलब जब लाइट या रेडिएशन की एक पैकेट बन जाता है और वो मूव करते हैं टू एंड फ्रो किसी खास फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ, या आप एफ कह लें, इज इक्वल टू एच एफ, तो दैट इज कॉल्ड फोटोन। यही एनर्जी पैकेट जब लाइट की बजाय आपके पास साउंड के होते हैं या वाइब्रेशंस के होते हैं तो इसको आप फोनॉन कहते हैं। अब हम यही बात करें कि जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, और ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी उनकी क्या है? ओमेगा, एच ओमेगा, एच कट ओमेगा के साथ वो मूव करें। इस ऑसिलेटरी एनर्जी की वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपके पास फोनॉन्स जो हैं वो बन गए हैं, और अब ये जो फोनॉन्स हैं इनकी मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स होंगी, ग्राउंड स्टेट भी होगी, फर्स्ट स्टेट भी होगी, सेकंड स्टेट भी होगी। और ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपके पास अगर पेरिटी एग्जिस्ट कर रही है और आपके पास ऐसे न्यूक्लियॉन्स हैं जो मैजिक नंबर वाले हैं, तो फिर इसमें ये 2+ की फॉर्म में ये फोनॉन्स एग्जिस्ट करेंगे और यही मॉड डोमिनेंट रहेगा। मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए 2 फोनॉन्स रहेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपके पास 2 और 4 और फिर 6, इस तरीके से फोनॉन्स बनते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने SPTF वाले शेल्स रखे थे। तो एक लो लाइंग एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट करेगी क्लोज्ड शेल के करीब, और फिर आपके पास सेकंड हार्मोनिक स्टेट में 0 to 4 आना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से जो क्वाड्रोपोल रेजोनेंस की एनर्जी है वो 63, और ये है मास नंबर जो रेडियस जिसके अंदर मौजूद है -1/3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। मतलब अब जो क्वाड्रोपोल मोमेंट है उसको डिपिक्ट करने के लिए हम सहारा लेते हैं फोनॉन का। शेल मॉडल में जो एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मोशन में जो एक्स्ट्रा अब चीज आएगी ना वो फोनॉन की एनर्जी लेवल्स की वजह से आएगी, और ये कुछ अलहदा नहीं होगा कि आप इसको अल्टरनेटिव टू शेल मॉडल इस्तेमाल करेंगे। यू हैव टू ऐड दीज एनर्जीज इनटू द शेल मॉडल एनर्जीज। शेल मॉडल का जो क्वांटम नंबर जो एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसको आपको इस वाइब्रेशनल स्टेट का एंगुलर मोमेंटम ऐड करना पड़ेगा, उसकी स्पिन में आपको इसकी स्पिन ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको सारी की सारी वैल्यूज फोनॉन्स की, मेन जो आप न्यूक्लियॉन्स की वैल्यूज निकाल चुके हैं शेल में, उसमें आप इनको ऐड करते जाएंगे और फिर आपको एक फोनॉन एनर्जी भी मिलती जाएगी। ये वो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, और ये बराबर है आपके पास एच कट ओमेगा के लिए। अब इस क्वार्टरपोल वाइब्रेशन में ये मुख्तलिफ स्टेट्स में हो सकती हैं। इसकी अगर हम रिलेशनशिप निकालें या ये एनर्जी किसके बराबर है, तो ये देखें हैमिल्टोनियन आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जब आप इन वैल्यूज को ऐड करते हैं और सारा सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये बनता है, जो एनर्जी बनती है n+5/2 एच का ओमेगा बनती है। यहाँ पर एच का ओमेगा आपके पास बेसिकली फोनॉन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने नंबर ऑफ फोनॉन्स किस लेवल में आएंगे वो डिपेंड करेगा इस n की वैल्यू पर। अगर n की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 ली हुई है तो 0 एच कट, तो ग्राउंड स्टेट में कोई फोनॉन नहीं है। लेकिन n इज इक्वल टू 1 जब करते हैं तो हमारे पास 2+ आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ 2 फोनॉन आएंगे, ये सिंगल फोनॉन स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो है वो 2 फोनॉन स्टेट है। 2 फोनॉन स्टेट में आपके पास ट्रिपलेट्स बनते हैं, मतलब 0+ वाली स्टेट भी आती है, 2 वाली भी आती है, 4 वाली भी आती है, और ये जो प्लस साइन है ना ये शो कर रहा है कि ये इवन पैरिटी है। मतलब जो ऑड फोनॉन्स होंगे ना
उसके ऊपर ये काम नहीं कर सकेगा, सिर्फ ये इवन जो फोनॉन्स होंगे उन्हीं के ऊपर काम करेगा। और उस केस में फिर पैरिटी की वजह से अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो हमेशा सारे पॉजिटिव रहेंगे, अगर नेगेटिव आ गया है तो सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फोनॉन्स होते हैं ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, इनमें ऑड नंबर अपीयर नहीं होते, ये सारे के सारे इवन ही होंगे। तो ये 0 2 4 इस फॉर्म में मुख्तलिफ मोड ऑफ वाइब्रेशन में एग्जिस्ट करेंगे। वन जो फोन ग्राउंड स्टेट में ये 0 होंगे, सिंगल फोन ऑन स्टेट में ये 2 होंगे, उसके बाद 2 फोन ऑन में ये ट्रिपलेट स्टेट्स बनाएंगे, मतलब जैसे ऐसे ही है जैसे 2s 2p, s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, तो ये ऐसे 0 वाले 2 वाले 4 वाले, उसके बाद d में 10 हो जाएंगे, f में 14 हो जाएंगे, इस तरीके से ये आगे फर्दर चलते रहेंगे। अब इसी की बेस पर आपके पास जो शेप है न्यूक्लियस की वो क्वाड्रुपल हो जाएगी। जब आपके पास इस लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 हो जाएगी तो फिर आपके पास ऑक्टापोल्स या मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियाई की शेप्स बन जाएंगी। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये ऑक्टापोल बन जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये मुख्तलिफ आपके पास शेप में चले जाएगी। तो इस केस में भी आपके पास जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिफाइन की जाएंगी n+5/2 एच कट की फॉर्म में, और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इनको लेकर जाएंगे। जैसे n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, अब n इज इक्वल टू 3 आएगा, और 3 के लिए फिर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फोनॉन्स मजीद एग्जिस्ट करेंगे, उसमें भी आप इन सारी स्टेट्स की ही बात करेंगे। मतलब इसमें आप सिंगल फोटोन के लिए सिर्फ ये स्टेट है, और 2 फोनॉन के लिए आपके पास देखें 3 स्टेट्स हैं, और इसी तरीके से जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी लेवल्स आएंगे वो ऑक्टापोल के आएंगे। ये आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 के एनर्जी लेवल्स हैं। तो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई में आप लैम्डा की अगर हाई स्टेट्स में जाते हैं तो फिर आपके पास और शेप्स आनी शुरू हो जाएंगी ऑक्टापोल के अलावा भी, यानी ये डिफॉर्मेशंस हो रही हैं, और ये डिफॉर्मेशंस किस वजह से हो रही हैं, न्यूक्लियॉन्स के मूव करने की वजह से। और इन केस में जो पैरिटी है वो एक अहम किरदार अदा करती है कि जब आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 3 है तो पैरिटी नेगेटिव होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 है तो पैरिटी पॉजिटिव होगी, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 4 होगा फिर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इवन ऑड पैरिटी का कुछ चक्कर चलता रहता है। और ये जो एनर्जी स्टेट्स इसकी बनती हैं ये आम तौर पर जो न्यूक्लियस की शेल मॉडल के अकॉर्डिंगली एनर्जी स्टेट्स होती हैं उनके इन बिटवीन ही बन रही होती हैं। नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स थोड़ी लोअर लेवल पे होती हैं और पॉजिटिव वाली थोड़ी हायर लेवल पे होती हैं। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि डिफॉर्मेशन की तो हमने बात कर ली कि डिफॉर्मेशन कहाँ जाके हो रही है। जब आप हायर ऑर्डर पर बहुत जा रहे हैं तो फिर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है। अब डिफॉर्मेशन की वजह से आपके पास एक और किस्म की रोटेशनल मोशन आ जाती है, एनर्जी करेक्शन, जिसको आपने साथ में अप्लाई करना होता है। ये एनर्जी करेक्शन कहाँ से आती है, न्यूक्लियर रोटेशन की वजह से आती है। शेल मॉडल में हम बात करते हैं कि कोर इज एट रेस्ट और सिर्फ वैलेंस न्यूक्लियॉन्स रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अब अगर पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिफॉर्म हो गया है तो अब वो पूरा का पूरा रोटेट करेगा प्लस कोर प्लस वैलेंस न्यूक्लियॉन। तो ये जो टोटल इसकी रोटेशनल एनर्जी है, ये टोटल इसकी जो रोटेशन है उसकी वजह से जो फैक्टर आता है जो एनर्जी में ऐड होता है उसको आप रोटेशनल एनर्जी टर्म कहते हैं, और वो आपके पास बराबर होता है r²/2i के। ये r² आपके पास आप इसको एंगुलर मोमेंटम की ही एक टर्म कह सकते हैं। ये है हैमिल्टोनियन। इस हैमिल्टोनियन को जब हम किसी स्टेट फंक्शन के साथ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू आती है वो दिस ई जे है। यहाँ पर जे जो है ये एंगुलर मोमेंटम की ही टर्म है। आपके पास जब ये लीनियर आप वाई एल एम या जे एम पर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स साई, तो आपके पास ये जे जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर वाई जे एम बन जाएगा। अब यहाँ से ई जे की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू एच कट स्क्वायर ओवर 2i जे जे प्लस 1 आ जाएगी, और जे की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एनर्जी स्टेट्स कैसी होंगी। इन दिस फॉर्म पैरिटी आपके पास -1 की पावर j है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इवन जो नंबर्स है ना 0 to 4 वो एक्सेप्टेबल है, ऑड वाले एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री चल रही है और रिफ्लेक्शन आपके पास सिर्फ इवन के केस में हो सकती है, ऑड में फिर क्योंकि वैल्यू
माइनस फॉर्म में चली जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और ओरिजिनल के साथ ओवर क्या उसको कहना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। तो इस वजह से फिर हम पैरिटी को लेते हैं -1 की पावर j और हम सिर्फ इवन जो स्टेट्स हैं उनको लेते हैं। अगर इन स्टेट्स की वैल्यू को पुट किया जाए तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी बेस पर हम देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट इसकी भी 0+ है, फिर फर्स्ट स्टेट में 2+, 4+, 6+ और 8+ वाले फैक्टर्स आ रहे हैं। ये एक्साइटेड स्टेट्स आपके पास कहाँ से आ रही हैं? आप यहाँ वैल्यू j की पुट कर रहे हैं, पहले 0 पुट की, फिर आपने इसको 2 पुट किया, फिर 4 पुट किया, फिर 6 पुट किया, तो उसकी बेस पर ये आपके पास स्टेट्स आ गई और ये उनकी एनर्जीज आ गई कि इस खास एनर्जी का जो न्यूक्लियस होगा वो इन खास एनर्जी स्टेट्स में ही रहेगा और ये रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स है आपके पास जो यूरेनियम की। और ये जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्म न्यूक्लियस, उसकी स्पिन j है। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि जिस तरीके से आपके पास ये एक न्यूक्लियस है जिसका कोर में कोर है और उसके साथ एक वैलेंस पार्टिकल है। अब कोर जो है इट गिव्स राइज टू रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस z। z के एक्सिस ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और z 0 है। तो वैलेंस न्यूक्लियन जो है उसका भी एंगुलर मोमेंटम j होगा, स्मॉल j, जबकि इस पूरी कोर का कैपिटल J है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी कम्यूटेशन ले लेते हैं j² और jz की, और फिर अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं इनकी आइगन वैल्यूज, इनको हम अप्लाई कर लेते हैं। Total Hamiltonian will be equal to the rotational energy plus this H nucleon which is the energy of the valence nucleon। हम इन वैल्यूज को जब पुट करते हैं तो हमारे पास ये 3 टर्म्स जनरेट हो जाती हैं। 3 टर्म्स में जो पहली टर्म है इसको हम रोटेशनल एनर्जी टर्म कहते हैं, सेकंड वाली जो है इंडिपेंडेंट पार्टिकल ये न्यूक्लियन की एनर्जी टर्म है, और तीसरी वाली जो है ये कोरियोलिस टर्म है। और कोरियोलिस फोर्स कौन सी होती है? जिसमें आप रोटेशनल मोशन के साथ साथ कुछ लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड रोटेशन कपलिंग टर्म। इसमें आपके पास जो इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशनल स्टेट ऑफ न्यूक्लियस HV/P है वो EP आ जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी आएगी, और ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है रोटेशनल मोशन को। हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। फॉर स्पिनलेस पार्टिकल K को हम 0 लेते हैं और जिनकी कोई स्पिन होती है उसके लिए K 0 नहीं है। जिनकी सारी वैल्यूज जब हम लगाते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आती है एक्साइटेशन एनर्जीज की सेकंड और फर्स्ट स्टेट की, वो कुछ ऐसे आ जाती है। अब आप देखें कि स्पिनलेस पार्टिकल के लिए ये रेशियो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उन पार्टिकल्स के जिनकी कोई ना कोई स्पिन है, क्योंकि ये देखें कि जब स्पिनलेस पार्टिकल है K 0 हो गया तो ये आपके पास रेशियो 3 के बराबर आएगी, मतलब एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जब आप बात करते हैं उन पार्टिकल्स की जिनकी कोई स्पिन है तो फिर ये एनर्जीज में डिफरेंस कम आता है, इन एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस कम होगा। तो इन दिस वे इन एनर्जी लेवल्स को रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इन ऑल एनर्जी लेवल्स को कलेक्टिव मॉडल ने डिस्क्राइब किया है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपको बताता है कि शेप जो है वो उसकी कुछ स्फेरिकल टाइप है और वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है बाइंडिंग एनर्जीज के मुताबिक। शेल मॉडल आपको ये बताता है कि आपके पास एनर्जी लेवल्स कैसे हैं और मैग्नेटिक मोमेंट्स और इसके अलावा जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इस किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन क्योंकि वो क्वाड्रोपोल मोमेंट और इसके अलावा वो डिफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता शेल मॉडल, तो डिफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्टिव मॉडल देता है। और कलेक्टिव मॉडल आपको ये बताता है कि ये डिफॉर्मेशंस वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन की वजह से हो सकती है। वाइब्रेशनल मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी स्टेट्स हैं और किन एनर्जी स्टेट्स पर जाकर डिफॉर्मेशन होती है वो कलेक्टिव मॉडल आपको बताता है। और फिर ये बताता है कि जब न्यूक्लियस फुली डिफॉर्म हो गया है तो तब वो कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा, रोटेशनल, और तब जो एनर्जी लेवल्स होंगे दैट विल बी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो इन रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बारे में कलेक्टिव मॉडल आपको इंफॉर्मेशन देता है।